नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछले वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर मेहनत आदत बन जाए, इरादा पक्का और मंजिल जिद्दी बन जाए तो कामयाबी अपने आप चलकर आएगी। कितनी अच्छी बात बोली बेटा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर मेहनत आदत बन जाए, एक हैबिट बन जाए, आपको प्रतिदिन इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम मेहनत करनी है, इतने टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो इरादा पक्का हो और मंजिल जिद्दी बन जाए। आपका इरादा पक्का और आपको एक मंजिल दिखाई दे रही कि आपको उस एम्स के अंदर, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूपीएससी के अंदर, एचएसएससी के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो कामयाबी अपने आप चल के आएगी। लेकिन उसके लिए बेटा तीन बातें जरूरी हैं। मेहनत आदत बनानी पड़ेगी, इरादा पक्का रखना पड़ेगा और मंजिल जिद्दी बनानी पड़ेगी। तब आपको कामयाबी मिलेगी, आपके पास कामयाबी चल के आएगी। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन पोस्ट ईसीटी केयर। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ईसीटी केयर। ईसीटी केयर के अंदर बेटा पोस्ट ईसीटी के अंदर कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, कौन सी बात को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके चलनी है। ऑप्शन फर्स्ट है सर, ऑब्जर्व फॉर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन सेकंड है मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस के लिए मॉनिटर करना है। ऑप्शन थ्री है रीओरिएंट द क्लाइंट, क्लाइंट को रीओरिएंट करना है। ऑप्शन फोर्थ है बेटा डॉक्यूमेंट द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, है डॉक्यूमेंट करना क्लाइंट का रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट के प्रति क्या है। तो कौन सी प्रायोरिटी को मोस्ट कॉमन अपन क्या करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी देके चलेंगे। देखिएगा ईसीटी, अगर मैं बात करता हूँ बेटा ईसीटी क्या होता है सर, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होता है। इसी को शॉक थेरेपी, इसी को सोमेटिक थेरेपी, इसी को फिजिकल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसको 1938 में 1938 में बीनी एंड सर्लिटी ने दिया बेटा। इसके अंदर बेटा ग्रैंड माल सीजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, क्या करके, अप्लाई करके इलेक्ट्रोड्स को, कहां पर, टेम्पोरल रीजन के ऊपर। अगर मैं इंडिकेशन की बात कर चलूं बेटा, कौन कौन से केसेज होंगे जिसके अंदर दे सकते हैं, बीपीएडी के अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा सीवियर डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं सर, सुसाइडल आइडियाज के अंदर दे सकते हैं, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर दे सकते हैं, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और कैटाटोनिक के अंदर भी, स्टूपर के अंदर दे सकते हैं। अगर मैं बात कर चलूं बेटा कौन सी कंडीशन होगी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट जिसके अंदर देना ही देना नहीं है। पेसमेकर अप्लाई हो रखे हैं बेटा, इंक्रीज हो रखा है आईओपी, इंक्रीज हो रखा है आईसीपी, हीमोफिलिक डिजीज कंडीशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इनके अंदर तो बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर बेटा रिलेटिव के अंदर सर दे भी सकते और नहीं भी दे सकते, जैसे कि सर ओल्ड एज पर्सन के अंदर, फ्रैक्चर पेशेंट के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, एमआई के अंदर, ये कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसके अंदर अपन ईसीटी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट वन बेटा ईसीटी के करंट की मैं बात करूं, चलो सभी को पता होगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 70 से 130 वोल्ट और 200 से 1600 मिली एम्पेयर होता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलूं टाइम ड्यूरेशन कितना होता है सर, टाइम ड्यूरेशन होगा 0.6 to 1 सेकेंड, इसको बढ़ा सकते हैं 1.2 सेकेंड तक अगर सिक्रेशन ज्यादा थिक है। मेथड कितने होंगे बेटा, दो मेथड होंगे सर, एक तो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक अकॉर्डिंग टू द टेक्निक और मेथड। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा यूनिलेटरल आएगा, बाइलेटरल आएगा, मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बाइलेटरल, और मोस्ट ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और कंफ्यूजन में भी लाता है। नेक्स्ट वन बेटा मेथड ऑफ टेक्निक के अनुसार बेटा दो प्रकार से होगा, एक डायरेक्ट ईसीटी होती है, एक इनडायरेक्ट ईसीटी होती है। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर केवल एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया जाता है, और इनडायरेक्ट के अंदर बेटा एट्रोपिन सल्फेट के साथ साथ एनेस्थेटिक एजेंट का यूज किया जाएगा और मसल रिलैक्सेंट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलूं साइट कौन सी होगी प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, ड्रॉ ए इमेजिनरी लाइन बिटवीन द आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर ट्रिगर एंड सेलेक्ट ए मिड पॉइंट एंड 1 to 1.5 इंच अबव द मिड पॉइंट, अप्लाई इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट वन बेटा प्रोसीजर प्री ईसीटी में बोल सकता हूं क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो बेटा कंसेंट लेने हैं, माइनर एज हो तो बेटा पेशेंट के रिलेटिव से लेने हैं, अगर मेजर है तो बेटा पेशेंट से ले सकते हैं। सेकंड वन सर एनपीओ रखना है, 4 to 6 आवर रखना है। नेक्स्ट वन बेटा उसको बेटा क्या करना है, वॉश करना, उसके हेयर्स को ड्राई करना और उसको टाई अप कर देना है। इंस्ट्रक्ट करना क्लाइंट को इम्पेटी करने के लिए ब्लेडर को, पेशेंट की हर रिपोर्ट्स को चेक करना, वियर करने उसको बेटा लूज क्लॉथ से। नेक्स्ट वन सर ये तो सारी की सारी बातें प्री ऑपरेटिव के अंदर। ड्यूरिंग ईसीटी के अंदर मैं बात कर चलूं बेटा क्या करना है, सुपाइन पोजीशन देनी, सुपाइन पोजीशन के साथ साथ लंबो
सेक्रल जो एरिया होगा वहां पर पिल्लो को अप्लाई करना ताकि बेटा फ्रैक्चर से बचाया जा सके। नेक्स्ट वन, ऑटोथेरेपी प्रोवाइड करनी है, इंटेंसिटी को चेक करके चलना है। और क्या करना है सर, अपने को रिस्टेंट करना बोथ फीमर को। पोस्ट के अंदर सर क्या होगा, पोस्ट के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा, पोस्ट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा सर, सबसे पहले रीओरिएंट करना है, एम्बुलेट करना पेशेंट को, रिस्टेंट को ओपन कर देना है, 1 सिप ऑफ वाटर पिलाना, अगर वोमिटिंग आ रही है तो बंद करना, अगर नहीं है तो कॉफी और टी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया हो सकता है, कॉन्फ्यूजन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। लेकिन सर अगर मैं बात कर चलूँ प्रायोरिटी वाइज क्या देकर चलनी है अपन ने बेटा, इनडायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर अपन ने यूज किया है सुक्कोल को। सुक्कोल क्या होता है सर, सुसिनाइल कोलिन, और सुसिनाइल कोलिन होता है मसल रिलैक्सेंट है, मसल्स को रिलैक्स किया और मसल्स रिलैक्स हुई बेटा, रेस्पिरेटरी की मसल भी क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। तो रेस्पिरेशन को चेक करके फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी, रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना है, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जाएगा। रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्या करके चलना है, मॉनिटर करके चलना है, सबसे पहली बात जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द क्लाइंट हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हैविंग ए थायराइडेक्टोमी। एक क्लाइंट आया बेटा, एक क्लाइंट को बेटा क्या हुआ है, थायराइडेक्टोमी। द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट बेड साइड, कौन से ऑब्जेक्ट को बेड साइड रखेगी, ए पैडेड टंग ब्लेड, ए ट्रैकियोस्टोमी सेट, एन एयरवे, ए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। देखिएगा एक क्लाइंट को बेटा, क्लाइंट को थायराइडेक्टोमी परफॉर्म की गई है और वो कहां पर आया है, अभी अभी रिटर्न हुआ है, वार्ड के अंदर आया है। तो नर्स किस बात का ध्यान रखेगी, किस चीज को अपनी बेड साइड के ऊपर रखेगी। सबसे पहले सर ट्रैकियोस्टोमी फटाफट देख लेते हैं। ट्रैकियोस्टोमी क्या होगा, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है बेटा ट्रैकिया के अंदर। सर क्यों की जाती है, मेंटेन करने के लिए एयरवे फॉर लॉन्ग टाइम मोर देन 21 डेज, 21 दिन से ज्यादा के लिए एयरवे को मेंटेन रखना है तो बेटा ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करेंगे। अगर 14 दिन तक एयरवे को मेंटेन रखना है तो ईटी ट्यूब डाल सकते हैं। सर इंडिकेशन कौन कौन से क्लाइंट के अंदर डाल सकते हैं बेटा, लैरिंजाइटिस के अंदर कर सकते हैं, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कर सकते हैं, लैरिंजियल एडिमा के अंदर कर सकते हैं, फेशियल बर्न के अंदर कर सकते हैं, इन सभी के अंदर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर अपन ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेशन सर हमेशा याद रखिएगा, 1 साल से कम के बच्चे के अंदर कभी भी ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म नहीं करनी। 3 प्रकार से कर सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट सर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर, और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। मैं बात करके चलो बेटा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, चलो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा बेटा, एक तो अपर होगी, एक लोअर होगी। अपर के अंदर सर क्या आएगा, या पर मैं बोलूं या हाई और लो। हाई के अंदर सर क्या आएगा, जो अपना इंसिजन लगाएंगे सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग जस्ट अबव द लेवल ऑफ इस्थमा से, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर लगा के चलेंगे। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट के बाद बेटा सिचुएशन के अंदर मैं बात कर चलूं, सिचुएशन के अंदर एक तो अपनी आ सकती है इमरजेंट आ सकती है बेटा, और एक आ सकता है प्लान्ड, जिसके अंदर जैसे कि पेशेंट अपने पास रूटीन केयर में आ रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको अभी सर्जरी होनी है, थायराइडेक्टोमी होनी है, तो बेटा उसके अंदर अपन सेकंड टू थर्ड के अंदर लगा के चलेंगे, और बेटा 3rd to 4 अपन इमरजेंसी के अंदर लगा के चलेंगे। मोस्ट कॉमन अपन 3 to 4 को ही माना जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, चलो बेटा थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन सर, ड्यूरेशन के अंदर बेटा 2 प्रकार की आएंगी, ट्रैकियोस्टोमी सेट चाहिए, और ट्रैकियोस्टोमी सेट का साइज होता है 5 से 9.5 mm। 2 प्रकार की होंगी, एक तो पीवीसी होती है, एक मेटल वाली होती है। पीवीसी बेटा अनकफ्ड भी होती है और कफ्ड भी होती है, इसको टेम्परेरी यूज के लिए किया जाता है। जो मेटल वाली होगी इसको परमानेंट यूज के लिए किया जाएगा। जो मेटल वाली होती है इसका एक आउटर पार्ट होता है जो कि फिक्स होता है ट्रैकिया के अंदर, इसको मूव नहीं कर सकते। एक इनर कैनुला होता है, इनर कैनुला को बेटा मूव कर सकते हैं और फिक्स करते हैं इसको आउटर कैनुला के अंदर। नेक्स्ट वन एक सब ऑब्जेक्ट होता है ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर का यूज किया जाता है बेटा ट्रैकियोस्टोमी को, ट्रैकियोस्टोमी जो सेट है, जो ट्यूब है उसको फिक्स करने के लिए किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा इनर कैनुला के अपन को केयर करनी, और केयर करने के लिए कभी भी हॉट वाटर का यूज नहीं करना है, टेप वाटर के अंदर इसको क्लीन करना और 5 से 10 मिनट के लिए बेटा इसको इमर्ज करना, डुबो के रखना है, सोडा बाई कार्बोनेट के अंदर उसको बॉईल करना है। नेक्स्ट वन बेटा हमेशा याद रखिएगा आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है, NS+H2O का यूज किया जाता है। इनर सरफेस को क्लीन करने के लिए नॉर्मल सैलाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर ट्रेसिंग करनी है ट्रैकियोस्टोमी की तो अपन को हमेशा याद रखिएगा किसका यूज किया जाएगा, बीटाडीन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन सर एक ट्रंकुलर डायलेटर होता है, क्या होता है, ट्रंकुलर डायलेटर का यूज किया जाता है। ट्रंकुलर डायलेटर का यूज बेटा शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए अपने को एयरवे को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। एक होता है डबल रिट्रैक्टर, डबल रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर एयरवे उसको ट्रैकिया को ट्रेस करने के लिए डबल रिट्रैक्टर का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट वन बेटा, अपन एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज कर सकते हैं। पोजीशन कौन सी देंगे, रोज पोजीशन अपन देखे चलते हैं इस क्लाइंट के अंदर। और बेटा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है, सबसे पहली अगर मैं बात करके चलो बेटा, लैरिंजियल नर्व डैमेज देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, और अपने को देखने को मिल सकता है न्यूमोथोरैक्स से। सर लेट कॉम्प्लिकेशन ट्रैकियोटोमी के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, तो हमेशा याद रखेगा लेट कॉम्प्लिकेशन ट्रैकियोमेलेशिया देखने को मिल सकता है, और बेटा इशियोफेजियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है, ट्रैकियो इशियोफेजियल फिस्टुला भी देखने को मिल सकता है। ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक रिवाइज करवाने की कोशिश की, तो हमेशा कौन सा सेट को रखना बेटा, ट्रैकियोस्टोमी सेट को अपने पास रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिनियल ग्लैंड दैट इज इंड्यूस स्लीप। देखिएगा बेटा कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि नेचुरली हार्मोन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है पिनियल ग्लैंड के द्वारा, जो कि स्लीप को इंड्यूस करने में सहायक होता है। एम्फेटामिन, मेलेटोनिन, मिथाइल पिनिडेट, फिमोलिन। तो राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सा सब्सटेंस होगा नेचुरल जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है पिनियल ग्लैंड के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा मेलेटोनिन। कौन सा होगा बेटा, मेलेटोनिन हार्मोन होता है। एक तो सर ये स्लीप को प्रोड्यूस करने के लिए सहायक होता है, सेकंड वन स्किन के कलर के पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेटोनिन। अगर मैं बात करूं चलो मेलेटोनिन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन आएगा, क्या आएगा बेटा, मेलेनिन। नेक्स्ट वन बात करके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो सुटेबल पोजीशन कौन सी होगी, प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन या लेटरल पोजीशन। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सी पोजीशन देके चलेंगे। अगर सुटेबल पोजीशन है रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना तो सबसे सुटेबल पोजीशन प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन या लेटरल पोजीशन। अरे सर अगर ऑप्शन के अंदर लेफ्ट लेटरल होता तो अपन लेफ्ट लेटरल की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अंदर सिम्स पोजीशन, और सिम्स पोजीशन क्या होता है बेटा, लेफ्ट लेटरल में लिटाना है पेशेंट को, और जो राइट लेग होगी राइट लेग को फ्लेक्स करना है। और सिम्स पोजीशन का मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है एनीमा को एडमिनिस्टर करने के लिए। किसको बेटा, एनीमा को एडमिनिस्टर करने के लिए। सर प्रोन पोजीशन का यूज किया जाता है बेटा अगर मैं बात करूं चलो बैक की सर्जरी हो रखी है, या कोई भी अगर मैं बात करूं चलो हिप पे और मस्कुलोस्केलेटल का एग्जामिनेशन करना है, किडनी के अंदर बायोप्सी वगैरह करनी है। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पर मोस्ट कॉमन प्रोन पोजीशन का यूज किया जाता था और पिल्लो को अप्लाई किया जाता था, और ये हेल्प करता था बेटा क्या करने में, इंक्रीज करने में रेस्पिरेशन रेट को। नेक्स्ट बेटा लिथोटोमी पोजीशन, जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होंगे, डीएनसी, डीएनई, वेजाइनल डिलीवरी वगैरह होगी, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी वगैरह होगी, सभी के अंदर लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। लेटरल पोजीशन का बेटा बहुत कॉमन यूज किया जाता है बेटा, जैसे कि सर अगर मैं रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी सिम्स एग्जामिनेशन को सिम्स से लेटरल को देखे चलेंगे। नेक्स्ट बेटा सुपोजिटरीज इंसर्शन वगैरह के लिए, रेक्टल एनीमा के लिए, रेक्टल टेम्परेचर वगैरह के लिए अपन किसका, कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए किसकी यूज करते हैं, कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल का यूज करते हैं। राइट लेटरल के अंदर अपन यूज करके चलते हैं बेटा, अगर मैं बात करके चलो सर अपेंडिसाइटिस के क्लाइंट के अंदर, हेमरोटेक्टोमी के अंदर कर सकते हैं सर किसका, राइट लेटरल का। एमपीटी करने के लिए अर्ली स्टमक कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं बेटा, नार्कोलेप्सी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज। एक नार्कोलेप्सी टर्म है, नार्कोलेप्सी वो कैसे एक्सप्लेन होगी, स्टॉपिंग ब्रीथिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्लीपिंग। स्लीपिंग करते टाइम कुछ टाइम के लिए ब्रीथिंग क्या होगी, स्टॉप होगी। फ्रीक्वेंट अवेकिंग ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पर बार बार जागना। सडन मसल वीकनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल का वीक हो जाना ड्यूरिंग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, ज्यादातर दिन में क्या आना, स्लीप का ज्यादा आना, दिन में स्लीप का ज्यादा आना। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, नार्कोलेप्सी क्या होता है। देखिएगा एक होता है इंसोमेनिया, एक्सेसिव स्लीप इन डे टाइम, इंसोमेनिया क्या होगा बेटा, इंसोमेनिया होता है लेक ऑफ स्लीप पे। एक होता है हाइपरसोमेनिया, एक्सेसिव स्लीप पे। एक होता है सोमनाबिलिज्म, वॉकिंग इन स्लीप पे। एक होता है सोमनालेंस, सोमनालोक्यू क्या होगा बेटा, टॉकिंग इन स्लीप पे। एक होता है सोमनालेंस होता है एक्सेसिव स्लीप इन डे टाइम में। एक होता है बेटा नार्कोलेप्सी होता है एपिसोडिक स्लीप इन डे टाइम में। एक होता है नार्कोप्लेक्सी होगा बेटा नबनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप पे। एक होता है ब्रुक्सिज्म, ग्राइंडिंग द टीथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप पे। तो बेटा अगर यहाँ पर ऑप्शन होता एक्सेसिव स्लीप या एपिसोडिक स्लीप इन डे टाइम, तो अपना एपिसोडिक स्लीप इन डे टाइम जाता, लेकिन ऑप्शन दिया गया एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कोज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आज साइड इफेक्ट है। कौन सी ड्रग होगी जो कि ईपीएस के साइड इफेक्ट देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कोज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स एज साइड इफेक्ट है। कौन सी ड्रग होगी जो कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के साइड इफेक्ट देगी, एंटी डिप्रेसेंट देगी, एंटी एंग्जाइटी देगी, एंटी साइकोटिक देगी, मूड स्टेबलाइजर देगी। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, कौन सी ड्रग देगी और कौन कौन से आते हैं ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के अंदर बेटा। एक तो आएगा पार्किंसनिज्म, कौन सा आएगा बेटा, पार्किंसंस आएगा। एक सर एकेथेसिया आएगा, कौन सा थेसिया आएगा, एकेथेसिया आएगा। एक आएगा बेटा एक्यूट डिस्टोनिया आएगा। एक आएगा बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा
ट्रीडेव डिस्काइनेसिया आएगा। एक आएगा बेटा फिफ्थ वन, अगर मैं बात करें तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम आएगा। टोटल ईपीएस के अंदर 5 देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पार्किंसन के अंदर बेटा पार्किंसन सूडो पार्किंसन बोला जाएगा। इसके अंदर सर क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स ट्रेमर भी पिन पॉइंट ट्रेमर देखने को मिलेंगे, रिजिडिटी देखने को मिलेगी और ब्लैक आइडनेस देखने को मिलेगा, मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा, माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, सफलिंग गेट देखने को मिलेगा, प्रोपल्सिव गेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा एकथेसिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सर एकथेसिया के अंदर बेटा जो पेशेंट हो सिट स्टिल नहीं हो पाएगा, आराम से नहीं बैठ पाएगा, वॉकिंग और टॉकिंग होगा, उसको मूवमेंट करने का मन करेगा। नेक्स्ट बेटा एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर सर क्या होगा, एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर बेटा जो छोटी मसल्स होंगी उनके अंदर क्या हो जाएगा, एब्नॉर्मल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टेनोकोलेडोमास्टोइड मसल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्पाज्म आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा, जैसे कि अपनी आई बॉल का क्या हो जाना सर, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन प्रोट्रूजन ऑफ टंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो, और सबसे पहले भी कौन सा देखने को मिलता है, एक्यूट डिस्टोनिया ही सबसे पहले अर्ली साइन आता है। फिर आएगा बेटा ट्रीडेव डिस्टेसनिया, क्या आएगा सर, ट्रीडेव डिस्काइनेसिया, ये क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, जो भी अपनी अबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगी ट्राइडेव डिस्काइनेसिया के अंदर। जैसे कि सर अगर मैं बात करके चलूं, जैसे कि सर लिप लॉकिंग देखने को मिलेगा, जो च्विंग देखने को मिलेगा और प्रोट्रूजन ऑफ टंग देखने को मिलेगा। और सर लास्ट वन आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम्स, बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, चिल्स होता है, हाइपोटेंशन होता है, कोमा के अंदर जाएगा, कोमा के अंदर जाने के बाद बेटा अनकॉन्शियस होगा कोमा के अंदर और डेथ भी देखने को मिल सकती है। ये ईपीएस के साइन एंड सिम्टम और ईपीएस देखने को मिलता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के द्वारा। और एंटीसाइकोटिक दो प्रकार की होती है, एक टिपिकल होती है, एक एटिपिकल होती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर बेटा हेलोपेरिडोल आएगा, अपना हेलोपेरिडोल आ गया, सीपीजेड आ गया, थायोरिडाजोन आ गया, थायोरिडाजोन आ गया बेटा, फ्लूपाइजेनिन आ गया बेटा, इप्रीप्रिप्राडोल आ गया। इसके अंदर एटिपिकल के अंदर आएगा बेटा क्लोजापिन आएगा, ओलिंजापिन आएगा, रेस्पेरिडोन आएगा, एप्रीपिप्राजोल आएगा, क्यूटापिन आएगा। ये जो सारी की सारी अपन ने बेटा किसकी बात की, एंटीसाइकोटिक ड्रग के लेने से ही क्या होगा, एक्स्ट्रापिरामिडल साइन इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर बर्न द फेस एंड हेड, द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। देखिएगा बेटा एक क्लाइंट है, सीवियर बर्न, बहुत ज्यादा बर्न हो गया, फेस बर्न हो गया, हेड बर्न हो गया है। द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, तो नर्स कौन सी पोजीशन के अंदर उस क्लाइंट को रखना चाहेगी। ऑप्शन फर्स्ट है बेटा ट्रेंडलनबर्ग के अंदर रखेगी सर। ऑप्शन सेकंड है हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करेगी, सुपाइन पोजीशन देगी या प्रोन पोजीशन देगी। राइट आंसर दीजिएगा बेटा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देगी, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड देगी, सुपाइन पोजीशन देगी या प्रोन पोजीशन देगी। तो हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखिएगा बेटा सेमी फाउलर पोजीशन देके चलनी है। कौन सी पोजीशन सर, सेमी फाउलर पोजीशन देके चलनी है। और सेमी फाउलर के अंदर बेटा 30 से 45 डिग्री बेड का हेड क्या होता है, एलिवेटेड होता है। तो हेड ऑफ बेड एलिवेटेड देके चलेंगे सर। ऐसा क्यों देकर चलते हैं बेटा, क्योंकि एडिमा से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, फेशियल एडिमा वगैरह से बचाने के लिए सर अपन क्या कर सकते हैं, बर्न वाले पेशेंट के अंदर हेड ऑफ बेड एलिवेटेड पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं बेटा, एक बंदा है, बंदे के अंदर बेटा ओरल टेम्परेचर को टेकन करना और ओरल टेम्परेचर टेकन करना है, लेना है, लेने के लिए बेटा उसको कितने टाइम का वेट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने इनटेक किया है कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध पिया, दूध पीने के बाद कितने टाइम का वेट करेंगे और उसके बाद कितने टाइम के बाद ओरल टेम्परेचर लेंगे। 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट या 30 से 40 मिनट। राइट आंसर दीजिए बेटा क्या होगा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट या 30 से 40 मिनट। सभी को पता होगा बेटा 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट अपन बोलते हैं सर, अपने को क्या करना, प्रोसीजर को होल्ड करना। अगर किसी भी क्लाइंट ने क्या लिया है सर, अपन ने बात की थी बेटा क्या किया है, हॉट और कोल्ड बेवरेजेस का यूज किया है, तो अपने को 15 से 20 मिनट अवॉइड करना है। अगर मैं ओरल टेम्परेचर की बात करूं, मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, मोस्ट प्रोमिनेंट साइट होती है बेटा, सबसे आसान तरीका होता है और रिचेस्ट जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए उतनी ब्लड सप्लाई होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड बेटा अगर मैं बात करूं चलो बेटा, ओरल सर्जरी हो रही है उसके अंदर बिल्कुल नहीं करना है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं करना, कफिंग वाले के अंदर नहीं करना, मेंटल इल पेशेंट के अंदर नहीं करना, सीजर वाले के अंदर नहीं करना, और लेस देन 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर कभी भी नहीं करना। कौन सा रूट का यूज नहीं करना, ओरल रूट का यूज नहीं करना। ओरल रूट से बेटा नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 आता है, इसको यूथर्मिया के नाम से जाना जाता है, नॉर्मल थर्मिया के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करें चलो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बेटा मैं बात करके चलूं, इसके अंदर बेटा टाइम रीडिंग आएगी 2 मिनट के अंदर, और बेटा कितने टाइम का वेट करना चाहिए, 10 से 20 मिनट। अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक बेटा मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जाएगा। देखिएगा बेटा, नर्स एरोन इज इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू ए स्ट्रोक क्लाइंट। एक नर्स है, नर्स का नाम भी एरोन है, उसने एक एनजी ट्यूब को इंसर्ट कराया बेटा स्ट्रोक क्लाइंट के अंदर। ही अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट पोजीशन फॉर द इंसर्शन इज, तो नर्स को बेटा कैसे समझेगी कि बेस्ट पोजीशन कौन सी है किसके लिए, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए।
लो फाउलर सिम्स पोजीशन, हाई फाउलर या ट्रेंडल नंबर पोजीशन। राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सी पोजीशन होगी, लो फाउलर रहेगी, सिम्स पोजीशन रहेगी, हाई फाउलर रहेगी या ट्रेंडल नंबर रहेगी। देखिएगा एंजियो ट्यूब क्या होती है बेटा, एंजियो ट्यूब एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बेटा ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है नोच के द्वारा, किसके अंदर बेटा, स्टमक के अंदर किया जाएगा सर। अगर मैं इसी को बेटा राइल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, इसको बेटा गैस्ट्रिक लिवाज के लिए, गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए और गैस्ट्रिक गवेज के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं चलो बेटा फूड पॉइजनिंग हो गई, एब्डोमिनल पॉइजनिंग हो गई सर। नेक्स्ट बेटा पेशेंट अनेबल है क्या करने में, स्वेलो करने में, और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाला क्लाइंट है, इन सभी के अंदर अपन एंजियो ट्यूब का यूज कर सकते हैं। एंजियो ट्यूब की अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे कि फ्रेंच होते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 फ्रेंच की एंजियो ट्यूब होती है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा सबसे पहले 16 से 22 फ्रेंच की यूज की जाती है अडल्ट के अंदर, 10 से 14 फ्रेंच की यूज करते हैं चाइल्ड के अंदर, और 6 से 10 फ्रेंच की यूज करते हैं न्यूनेट के अंदर। 6 की का कलर कैसा होगा बेटा, ले गया लाइट ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, सॉरी लाइट ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। ले गया भाई भाभी को, व्हाइट होगा, वहीं गया ग्रीन होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, और इसका कैसा होगा, येलो होगा, वॉयलेट होगा और लाइट ब्लू होगा। ये सारे के सारे कलर होते हैं एंजियो ट्यूब के। और बेटा एंजियो ट्यूब के अंदर बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो सेलन सम्प होती है, एक बेटा लेविन होती है। लेविन हमेशा याद रखिएगा सिंगल ल्यूमन होती है, सिंगल ल्यूमन होगी, ओनली फीडिंग के लिए यूज की जाएगी। बेटा सेलन सम्प हमेशा याद रखिएगा बेटा फीडिंग के साथ साथ बेटा इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज की जाएगी। लंबे टाइम तक यूज करने के लिए सेलन सम्प का यूज किया जाता है बेटा, डबल ल्यूमन होगी। नेक्स्ट बेटा एनएस का यूज किया जाएगा। एनएस का यूज सभी को पता बेटा क्या करने के लिए, एक तो बेटा पैटर्न रखने के लिए, और बेटा अपन क्या कर फीडिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा लुब्रिकेंट का यूज किया जाएगा, 2% वाटर सॉल्युबल जेलिकन जेली का यूज किया जाएगा। कभी भी पेट्रोल वगैरह का यूज नहीं करना है, पेट्रोल जेली का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट बेटा स्टेथोस्कोप का यूज किया जाएगा, सोडा बाइकार्बोनेट का यूज किया जाएगा। पेशेंट को बेटा फाउलर पोजीशन देनी, फाउलर पोजीशन देने के बाद लेफ्ट नोट्रेस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, राइट नोट्रेस्ट के अंदर नहीं करना क्योंकि सेप्टम का डिवाइडेशन होता है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या करके चलना है, हमेशा जब भी ट्यूब नेजोफेरिंक्स के लेवल पर पहुंच जाए तो बेटा इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि स्वेलो लाइक एज ए वाटर। और नर्स का एक्शन रहेगा बेंट फॉरवर्ड द हेड, आगे की तरफ हेड को झुका देना है, जिससे बेटा ट्यूब एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा और ट्यूब डायरेक्टली किसके अंदर चली जाएगी, स्टमक के अंदर। बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन कौन सी यूज करते हैं, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का यूज किया जाता है एंजियो ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए। प्रॉपर पोजीशन को चेक करने के लिए बेटा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे कर सकते हैं, गैस्ट्रिक पीएच को चेक कर सकते हैं बेटा, बबल्स को चेक कर सकते हैं, और साउंड सुन सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं साउंड को। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा, कभी भी एंजियो ट्यूब के द्वारा ना तो ज्यादा गर्म देना ना ज्यादा ठंडा देना, नहीं तो डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं। हमेशा बेटा बोलस फीडिंग देंगे तो सर बोलस फीडिंग, एक्सेसिव फीडिंग देनी तो फाउलर पोजीशन देनी है। अगर बेटा रेगुलर फीडिंग प्रोवाइड करनी है तो बेटा सेमी फाउलर पोजीशन में दे सकते हैं। कभी भी अगर एंजियो ट्यूब के द्वारा कोई भी मेडिसिन देनी, जो सबसे पहले उसको क्रश करना, और क्रश करने के बाद बेटा उसको वाटर के अंदर मिक्स करना, और वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद उसको प्रोवाइड करवाना है, और 30 से 60 मिनट तक नेक्स्ट फीडिंग को होल्ड करना, क्योंकि 30 से 60 मिनट मेडिसिन क्या करेगी बेटा, टाइम लेगी एब्जॉर्ब होने में। और बेटा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है सर, इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 7 डेज के अंदर बेटा क्या करना है, इसको चेंज करना है एंजियो ट्यूब को। नेक्स्ट बेटा इन्फेक्शन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। जब भी अपने को रिमूव करनी तो बेटा विद इन 2 से 3 सेकंड में हमें ट्यूब को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, एक्सट्यूब्यूशन बोला जाएगा। ये अपना पूरा एंजियो ट्यूब डालनी और हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, Which of the following is the most important initial care when chemical burn is suspected? कौन सी बहुत ही ज्यादा इमीडिएट इंपोर्टेंट इनिशियल केयर होगी अगर केमिकल बर्न सस्पेक्टेड कोई क्लाइंट है? इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, बर्न एरिया को क्या करना बेटा, कवर करना है। रिमूव ऑल द ड्रेस फ्रॉम द बर्न एरिया, रिमूव कर देना है पूरा का पूरा जहां पर बर्न हुआ उससे। प्रोवाइड कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, एक्सेसिव फ्लशिंग विद वाटर फॉर 20 to 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या करना, फ्लश करना, फ्लशिंग करना बेटा, बाहर निकालना है, जैसे ज्यादा वॉश करना है बेटा 20 से 30 मिनट तक। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, सबसे पहले तो अपने को पूछा गया केमिकल बर्न। केमिकल बर्न होगा इंजेक्ट करने से, कोई भी केमिकल को बेटा इंटेक किया, इंटेक करने से अगर कोई बर्न हुआ तो बेटा अपने को सबसे पहला इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन क्या रहेगा, इमीडिएट कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रेस को रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं, कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की भी इनिशियल जरूरत नहीं, लेकिन सर अपने को एक्सेसिव क्या करना होगा, फ्लशिंग करना होगा वाटर से 20 से 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का देखिएगा, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड इज इमीडिएट एनाल्जेसिया एंड रैपिड इरिटेशन आर नेसेसरी? कौन सा रूट होगा बेटा, कौन से रूट को प्रेफर्ड किया जाएगा अगर फटाफट अपने को एनाल्जेसिया देना है? क्या देना है बेटा, एनाल्जेसिया देना, और कोई भी मेडिसिन देनी है तो सबसे फास्ट नेसेसरी कौन सा रूट रहेगा? इंट्रास्पाइन रहेगा, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल कर सकता है एनाल्जेसिया को। नेक्स्ट बेटा इंट्रावेनस रहेगा, सबलिंगुअल रहेगा, सभी को पता बेटा 100% वायबिलिटी देखने को मिलती है इंट्रावेनस रूट से, और इंट्रावेनस रूट का अपन यूज करते बेटा जब ज्यादा अमाउंट में क्या देनी हो, कोई
कोई भी मेडिसिन वगैरह देनी हो, फ्लूइड देनी, तो राइट आंसर जाएगा इंट्रावेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, which complication of a cardiac catheterization should the nurse monitor for in the initial 24 hours after the procedure। देखिएगा बेटा प्रोसीजर परफॉर्म किया और प्रोसीजर का नाम है कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कौन सी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन एक नर्स मॉनिटर करेगी पहले 24 घंटे तक है। देखिएगा कार्डियक कैथेटराइजेशन किया और कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बेटा पहले 24 घंटे तक एक नर्स कौन से प्रकार की इनिशियल क्या करेगी, चलेगी बेटा मॉनिटर करके चलेगी कॉम्प्लिकेशन को। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है सर, एंजाइना एट रेस्ट हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, या इंक्रीज हार्ट रेट विद क्राइंग हो सकती है। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सी कॉम्प्लिकेशन को एसेस करके चलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कार्डियक कैथेटराइजेशन किया तो बेटा उसके अंदर चांसेस होने के रहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्या होने के सर, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एक क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो नर्स का कर्तव्य बनता है कि पहले 24 घंटे इसको एसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, द फिफ्थ वाइटल साइन इज, पांचवें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है। SpO2 है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है, एबीजी एनालिसिस है, या पेन है। अरे टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं वाइटल साइन। टोटल कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। 6 के अंदर बेटा TPR, BP, पेन और SpO2 होता है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, पेन और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और बेटा अगर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पिपिलरी रिस्पॉन्स, 5वें नंबर पे कौन सा रिस्पॉन्स आ जाएगा, पिपिलरी रिस्पॉन्स। तो अपना फिफ्थ वाइटल साइन होता है पेन। सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, कितनी अच्छी बात बोली स्वामी विवेकानंद जी ने बेटा। सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, मैं मानता हूं बेटा, बिल्कुल मानता हूं सफलता बेटा किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। लेकिन बेटा 95% रोल प्ले करेगा आपकी मेहनत काम करेगी, और बेटा 5% आपकी किस्मत भी कहीं ना कहीं आपका साथ देती है। अगर किस्मत साथ हो तो बेटा 95% मेहनत है, दोनों मिलकर आपको क्या मिल सकती है कि जॉब मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर बेटा आपने बेटा 5% आप किसके ऊपर बैठे रहे, अपनी किस्मत के ऊपर बैठे रहे, और 95% आपने मेहनत नहीं की तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा बार बार कोशिश करने से आपकी जो 95% है और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो एक टाइम ऐसा आएगा किस्मत को भी आपका साथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, साथ देना पड़ेगा। तो लगातार मेहनत करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। कौन सी कंडीशन होगी जो कि बहुत ज्यादा कॉज करती है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस को। सभी को पता होगा ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस क्या होगा बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाना किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। एक कंजेनिटल कंडीशन लीडिंग टू रीनल फेलियर, बच्चे के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट और क्या कर रही है, रीनल फेलियर करने की कोशिश कर रही है, उसको ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कॉज कर सकती है क्या। नेक्स्ट वन बेटा, हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन विद द पास्ट 10 to 14 डेज, पिछले 10 से 14 दिन से एक इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल रही है जिसका नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, वो कोज कर सकता है क्या। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज कर सकता है क्या। वायरल इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई कर सकता है क्या। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा कौन से कोज होगा, मोस्ट कॉमन कोज होगा जो कि ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा अगर पिछली 10 से 14 दिन से बेटा क्या हो रही है, हिस्ट्री मिल रही है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के, तो कोज कर सकता है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। जैसे कि सर अगर मैं बात सोर थ्रोट वगैरह देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि 10 से 14 दिन से इसको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन था और ये क्या कोज कर सकता है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस भी कोज कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी उसको क्या बोला जाएगा, एपनिया बोला जाएगा, ऑर्थोपेनिया बोला जाएगा, यूपेनिया बोला जाएगा, डिस्पनिया बोला जाएगा। अरे बेटा राइट आंसर दीजिएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा, एपनिया बोला जाएगा, ऑर्थोपेनिया बोला जाएगा, यूपेनिया बोला जाएगा, डिस्पनिया बोला जाएगा। देखिएगा सर 2 प्रकार की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, दो देखने को मिलती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक देखने को मिलती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अपन बोल के चलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और इंटरनल को बोल के चलते हैं टूसो रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, जो गैसेज होगी एक्सचेंज देखने को मिलेंगे बेटा, कहां से, लंग्स और लंग्स की जो एल्वेलाई और बेटा पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन को अपन टिश्यू रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, इसके अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा, जो गैसेज होंगी गैसेज का एक्सचेंज देखने को मिलेगा बेटा सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में। और बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा एल्वेलाई, जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई को इन्फ्लेट करने के लिए नाइट्रोजन गैस होती है। और रेस्पिरेटरी सेंटर सभी को पता होगा बेटा पोन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और पोन्स बेटा रेस्पिरेशन रेट को, डेप्थ को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो बेटा नॉर्मल रेस्पिरेशन को अपन यूपेनिया बोल के चलते हैं, और नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है 16 से 20 होती है। अगर बेटा 12 से कम होंगी तो अपन इसको बोलते हैं ब्रैडीपीनिया, और 24 से ज्यादा होंगी तो इसको बोलते हैं टैकीपीनिया बोल के चलते हैं। एक होती है बेटा ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया होगी बेटा जब भी ऑर्थोपेनिया क्या होगा, जब भी पेशेंट है, जब भी क्लाइंट कौन सी पोजीशन में होगा, कार्डियक टेबल के सारे बैठा हुआ होगा तो क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन करेगा, ऑर्थोपेनिया। एक होती है प्लेटोपेनिया, जब भी क्लाइंट बेटा सुपाइन पोजीशन में होगा तो आराम से क्या ले सकता है, सांस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का,
द प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड कंटिन्यूस रिवॉर्मिंग द एरिया अफेक्टेड द फोर्स्ड बाइट इज टू। देखिएगा बेटा प्राइमरी रीजन क्या रहेगा, रैपिड कंटिन्यूस रिवॉर्मिंग, बार बार उस एरिया को वार्म करने का जो कि अफेक्टेड हुआ फोर्स्ड बाइट से। क्या रीजन रहेगा, लेजर द अमाउंट ऑफ एरिया डैमेज, कम अमाउंट की जा सके उस एरिया की जो कि डैमेज हुआ है। प्रिवेंट द ब्लिस्टर फॉर्मेशन, फफोला बनने से रोकना है। प्रमोट मूवमेंट को प्रमोट करना है। प्रिवेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट को। देखिएगा बेटा फ्रोस्ट बाइट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाने के कारण फ्रोस्ट बाइट जो अपना एरिया है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया है। ऐसा एरिया जिसके अंदर बेटा गैंग्रीन हो गया है, साइनोसिस हो गया है, उस एरिया अफेक्टेड हो गया फ्रोस्ट बाइट होने से, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाने से। तो उसके अंदर कौन सी मैनेजमेंट रहेगी, कौन सा रीजन रहेगा कि बार बार अपन उसको वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिस्टर से फॉर्मेशन से बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मूवमेंट को, प्रिवेंट करने के लिए पेन डिस्कम्फर्ट को, और लेजर द अमाउंट ऑफ एरिया डैमेज। तो बिल्कुल राइट रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम से कम एरिया डैमेज हो, इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको बार बार रिवॉर्मिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO फॉर सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन है। ओरल हाइजीन के लिए बेटा KMnO फॉर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, तो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, 1:1000 रहेगी, 1:500 रहेगी, 1:5000 रहेगी या 1:100 रहेगी। तो राइट आंसर देने की कोशिश करो बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा, 1:1000, 1:500, 1:5000 या 1:100। तो राइट आंसर रहेगा बेटा, ये क्वेश्चन पिछली बार PGI चंडीगढ़ के अंदर रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन पिछली बार जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था PGI चंडीगढ़, उसका क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ने बहुत बार गलत किया था। 1:5000 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड यू फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन ट्रीटिंग ए पेशेंट एक्सपीरियंस चेस्ट पेन व्हाइल वर्किंग। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, एक इंटरवेंशन किया आपने, और इंटरवेंशन किया कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या दोगे। एक क्लाइंट है बेटा, क्लाइंट को एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है जब वो चल रहा है। अगर कोई क्लाइंट है, क्लाइंट बेटा वॉकिंग कर रहा है, घूम फिर रहा है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है और आपने बेटा इंटरवेंस किया, तो आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या देके चलोगे, हैव द पेशेंट सिट डाउन, पेशेंट को आराम से बैठा दोगे। गेट द फिजिशियन बैक टू बेड, जैसे कि गेट द पेशेंट बैक टू बेड, बेटा जो पेशेंट को कहां पर लेके जाओगे, बेड पे लेके जाओगे। एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन, एडमिनिस्टर कर दोगे, उसके जीभ के नीचे क्या दे दोगे बेटा, नाइट्रोग्लाइसिन एंटीजी दे दोगे। ऑब्टेन एट ईसीजी निकालेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी बेटा, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी रे, अरे सिंपल सा है, उसको सिट डाउन करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना, उसको सिट डाउन करना। वॉकिंग से उसको चेस्ट पेन हो रहा तो उसको बिठा देना है आराम से, और चेक करना कि अभी भी उसको चेस्ट पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन बेटा, एप्गार स्कोर ऑफ 4 to 6 कंसिडर्ड एज व्हाट इज न्यूबॉर्न। अगर मैं बात करूं बेटा, एप्गार स्कोर 4 to 6 आया है, देखा गया है, तो अगर मैं बात करूं तो एप्गार स्कोर 4 to 6 है, तो व्हाट इज द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर बेटा क्या कंसिडर किया जाएगा, नील, कुछ भी नहीं है, सीवियर डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या देखने को मिलेगा, कौन से प्रकार का डिप्रेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। अरे सभी को पता होगा बेटा, एप्गार स्कोर 1952 में आया था, वर्जीनिया एप्गार ने दिया था 1952 में ही। पहली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी आई थी, CPZ। एप्गार स्कोर के द्वारा 3 बॉडी के सिस्टम को एसेस किया जा सकता है, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एप्गार स्कोर के अंदर 5 पैरामीटर होते हैं। एप्गार होता है, एप्गार के नाम से बेटा अपीयरेंस होती है, पल्स रेट होती है, ग्राइमिस होता है, एक्टिविटी होती है, और सर रेस्पिरेशन रेट होती है। इसके अंदर सबसे पहले पल्स रेट को एसेस करना होता है, पल्स रेट के बाद बेटा पल्स रेट को एसेस करना होगा, फिर रेस्पिरेशन रेट को एसेस करते हैं, फिर ग्राइमिस को, फिर एक्टिविटी को, और लास्ट में बेटा अपीयरेंस को चेक करके चलते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, नॉर्मल स्कोर 0 से 10 होता है। अगर मैं बात करूं बेटा, 0 मिनिमम होता है, 10 मैक्सिमम होता है। अगर मैं 8 से 10 आता है तो बेटा माइल्ड, 8 से 10 आएगा तो नो डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है, और रूटीन केयर प्रोवाइड करनी। अगर 4 से 7 आता है बेटा माइल्ड डिप्रेशन है। कैसा माइल्ड डिप्रेशन है, इसके अंदर रूटीन केयर के साथ साथ NICU में रखना, ऑटो थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करनी है। अगर बेटा 0 से 3 आता है तो मॉडरेट डिप्रेशन है। कैसा डिप्रेशन है बेटा, मॉडरेट डिप्रेशन है। तो अपन बात कर सकते हैं अपना क्या आएगा सर, ये माइल्ड डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, What is the first intervention for a patient expressing chest pain and PO2 of 89%। अगर मैं बात करूं सबसे पहली इंटरवेंशन क्या करनी है, एक पेशेंट के अंदर एक्सपीरियंस, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और उसका PO2 लेवल है, पार्शियल ऑक्सीजन लेवल 89% है, sp2 सैचुरेशन पे ऑक्सीजन कितना आ गया, 89% आ गया। उसको एडमिनिस्टर करेंगे मॉर्फिन, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, ऑब्टेन लेंगे ECG और ऑब्टेन पल्स रीडिंग, पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेंगे। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, राइट आंसर दीजिएगा, sp2 89 आ गया है, चेस्ट पेन है उसको। आप सभी को पता होगा सबसे पहले सर प्लस ऑक्सीमीटर को बेटा एसेस करने के लिए बेटा कान ईयर लोब के ऊपर, नहीं तो सर टिप ऑफ फिंगर के ऊपर मोस्ट कन्वीनियंट साइट होती है। अगर मैं बात करूं तो बेटा 95% अबव माना जाता है नॉर्मल। अगर 85 से 95% है तो अपने को बेटा क्या करना है सर,
अपने को सक्शनिंग वगैरह परफॉर्म करनी है और ऑटो थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बेटा 80 से 70% से कम आ गया तो लेफ्ट राइट कंडीशन में जान भी जा सकती है। अपने को एक ही काम मोर्फिन देने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय विच मंथ? कौन से मंथ के ऊपर, कौन से महीने के ऊपर हेड कंट्रोल क्या होगा बेटा? कौन से रिस्पॉन्स पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है? 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। अगर मैं बात करूं बेटा कौन से महीने का बच्चा बेटा हेड कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, तो 1 मंथ का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा। हमेशा याद रखें बेटा इनकम्प्लीट हेड कंट्रोल, पूरा हेड कंट्रोल नहीं होगा बेटा, स्टार्ट कर देगा 3 महीने का बच्चा, और कंप्लीट हेड कंट्रोल देखने को मिलेगा 5 महीने का बच्चा। और पॉसिबल बोला कब हो सकता है, संभव हो सकता है 3 महीने का बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्रिकल ऑफ स्कल इंडिकेट। अगर फिजिकल असेसमेंट किए बेटा एक बच्चे की और उसके अंदर एसिमेट्रिकल देखने को मिल रही है स्कल, तो इंडिकेट करेंगे जो स्कल है बेटा, जो खोपड़ी हो कैसी देखने को मिल रही है, एसिमेट्रिकल देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सर हाइड्रोसिफेलिस बोलेंगे, क्या क्रेनियोटिप्स बोलेंगे, क्या क्रेनियोसाइनोस्टेसिस बोलेंगे, या ऑस्टियोजेनिक इम्पेक्टिका बोलेंगे? तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या बोलेंगे? हाइड्रोसिफेलिस, क्रेनियोटेप, क्रेनियोसाइनोस्टेसिस या ऑस्टियोजेनिक इम्पेक्टा बोलेंगे? तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या बोल के चलेंगे? अरे सर हमने पढ़ा था, हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है, प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाना किसका बेटा? सूचर्स का, उसको बोलते हैं क्रेनियोसाइनोस्टेसिस बोलते हैं, और उसी के कारण बेटा एसिमेट्रिकल शेप देखने को मिलती है किसकी? शकल की। किसकी बेटा? शकल की जो खोपड़ी होगी एसिमेट्रिकल देखने को मिलेगी, उसको राइट आंसर जाएगा क्रेनियोसाइनोस्टेसिस। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है द सूचर फाउंड बिटवीन द 2 पैरेटल बोन इज कॉल्ड। 2 पैरेटल बोन के बीच में सूचर का पाया जाना उसको क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, लेम्बोइड सूचर या सैजिटल सूचर। टोटल बेटा सूचर, सबसे पहले सूचर क्या होता है? गैप बिटवीन द स्कल बोन। स्कल बोन के बीच में क्या होना सर? गैप का होना क्या बोला जाएगा? सूचर बोला जाएगा। और सूचर बेटा 5 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रंटल सूचर होता है, एक सैजिटल सूचर होता है, कोरोनल सूचर होता है, लेम्बोइड सूचर होता है, स्क्वेमस सूचर होता है। फ्रंटल सूचर बेटा 2 फ्रंटल बोन के बीच में, सैजिटल सूचर 2 पैरेटल बोन के बीच में, कोरोनल सूचर पैरेटल और फ्रंटल के बीच में, लेम्बोइड सूचर पैरेटल और ओसिपिटल के बीच में, और स्क्वेमस बेटा पैरेटल और टेम्पोरल के बीच में। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपने उसके बारे में सोच रखा हो हकीकत में बदलेंगे बेटा, हकीकत में बदलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। अपने नर्सिंग प्रोफेशन में आप सभी को पता है 4 से 5 घंटे पढ़ने से ही काम चल जाएगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी होना जरूरी है, कंटिन्यूटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी होगी तो बेटा 101% सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत जल्द सिलेक्शन होगा, और बहुत जल्द ही आपके ख्वाब भी बदल जाएंगे। आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करें बेटा। एक क्लाइंट हैज हिज लेग इमोबिलाइज्ड इन ए लॉन्ग कास्ट। देखिएगा एक क्लाइंट है जिसको बेटा लेग इमोबिलाइज हुई है, लॉन्ग कास्ट, उसको प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया है और उसको लेग इमोबिलाइज मूवमेंट करने के लिए मना किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड इंडिकेट द अर्ली बिगिनिंग ऑफ सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट? तो बेटा कौन सा साइन होगा जो कि अर्ली दर्शाएगा सबसे पहले कि सर्कुलेटरी इंपेयर्ड हो गया है, सर्कुलेटरी जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है? तो कौन सा साइन दर्शाएगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट है इनएबिलिटी टू मूव टोज, अंगूठे को मूव करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन सेकंड है साइनोसिस ऑफ टो के अंदर साइनोसिस हो जाएगा। ऑप्शन 3 है कंप्लेंट ऑफ कास्ट टाइटनेस, कंप्लेंट करेगा कि कास्ट टाइटनेस है। ऑप्शन 4 टिंगलिंग ऑफ टोज, फटाफट टिंगलिंग ऑफ टोज, ऐसा बोलेगा कि उसके जो अंगूठा है, अंगूठे के अंदर ऐसी सेंसेशन आ रही है जैसे चींटियां चल रही हो। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला आपके अनुसार है? एक पेशेंट है, पेशेंट को प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है, उसको इमोबिलाइज रखा जाना है बेटा, उसके किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करवानी है, उसको अवॉइड किया गया है। तो कौन से प्रकार का सबसे पहला साइन देखने को मिलेगा असेसमेंट के टाइम पर कि उसके अंदर सर्कुलेटरी इंपेयर्ड हो गया है? इमोबिलिटी टू मूव टोज, अपने अंगूठे को मूवमेंट नहीं कर पाएगा। साइनोसिस देखने को मिलेगा, कंप्लेंट करेगा कि टाइट हो गया है कास्ट, और टिंगलिंग ऑफ टोज, ऐसी सेंसेशन आएगी जैसे कि चींटियां चल रही हैं उसके अंगूठे के ऊपर। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा बेटा? टिंगलिंग ऑफ टोज, टिंगलिंग ऑफ ए टोज, उसको ऐसा महसूस रहेगा, नबनेस होने लग जाएगी, सूनापन आने लग जाएगा अंगूठे के अंदर, अगर बेटा सबसे पहला साइन सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट का आएगा तो। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का,
फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कोलेरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर सजेस्टेड। देखिएगा बेटा एक्सेप्ट बोला है, लास्ट में इस चीज को पढ़ना मत भूलिएगा कभी भी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चा गलत ही इस वर्ड की वजह से करता है। एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए पूछा है कि किसी एरिया के अंदर कोलेरा आउटब्रेक हो गया है तो कौन से प्रकार का मेजर होगा जो कि सजेस्ट किया जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, किसी एक चीज को छोड़कर। अपने पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 को अपन फॉलो कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को अपने को छोड़ना है जिसको अपन सजेस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट है मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस। सबसे पहले सर अपन मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, पूरे के पूरे एरिया में क्या कर सकते हैं, उसे बचाने के लिए अपन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा, जो भी वेस्ट होगा उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना होगा, उसको अच्छे से नष्ट करना होगा। ऑप्शन 3 है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्लोरिनेशन करना होगा। ऑप्शन 4 है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड मैनेजमेंट, जल्दी से जल्दी फटाफट क्या करना है, केसेस को डिटेक्ट करना है और उनको मैनेज करना है। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन इसकी बेटा ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और बेटा राइस वाटर स्टूल, कैसा स्टूल बेटा, राइस वाटर स्टूल इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर ये आउटब्रेक हो गया किसी एक पर्टिकुलर, मैं बोल सकता हूं किसी एक कम्युनिटी के अंदर फैला हुआ है, तो उसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, कौन सा सजेशन किया जाएगा। मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस, पूरे एरिया में दवाइयां बांटी जाएंगी क्या, उसको जो भी वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोजल किया जाएगा, वाटर को क्लोरिनेशन किया जाएगा या अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा, केस एंड मैनेजमेंट। कौन सी बात गलत होगी, तो हमेशा याद रखेगा मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस को इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्या पता कितना बड़ा एरिया है, उसके अंदर दवाई बांटना पॉसिबल नहीं है और कंडीशन को रोकना ठीक नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अपन क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लोरिनेशन करके भी रोक सकते हैं, सारे जो भी वेस्ट होगा वेस्ट को डिस्पोजल करके रोक सकते हैं, और सारे अर्ली जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इन सभी तीनों बातों से कंट्रोल हो सकता है कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फीसिस ऑफ इन एंट्रिक फीवर इज। कौन सा साइन एंड सिम्टम, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी एंट्रिक फीवर के अंदर, किस टाइप का फीसिस जो स्टूल देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है राइस वाटर डायरिया, ऑप्शन सेकंड है पी सूप डायरिया, ऑप्शन 3 है कॉन्स्टिपेशन हार्ड बल्कि स्टूल, ऑप्शन 4 है स्टेन्ड विद ब्लड, स्टेन्ड विद ब्लड। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर टाइफॉइड, टाइफॉइड को ही स्टेप लीडर फीवर भी बोला जाता है, इंटेस्टाइनल फीवर भी बोला जाता है। और बेटा अगर मैं बात करूं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बेटा सैल्मोनेला टाइफी। क्या होता है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी होता है। बासु के नाम से अपन एक ट्रिक याद रखेंगे, बासु से बेटा ब्लड कल्चर करके चलते, पहले 7 दिन, फिर एग्लूटिनेशन करते नेक्स्ट 14 दिन, फिर स्टूल कल्चर करते 21 दिन तक, और 28वें दिन तक बेटा यूरिन कल्चर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बासु के नाम से एक ट्रिक है। और बेटा मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है सेफ्ट्रियाजोन। कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, सेफ्ट्रियाजोन मेडिसिन यूज की जाती है एंट्रिक फीवर के अंदर, टाइफाइड के अंदर। और इसके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का फीसिस स्टूल देखने को मिलेगा, पी सूप डायरिया। कैसे देखने को मिलेगा बेटा, पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वुंड डेहिसेंस प्राइमरीली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बोला गया है। वुंड डेहिसेंस है सबसे पहले कौन से वुंड हीलिंग की फेज के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है मैच्योरेशन फेज, ऑप्शन सेकंड है होमियोस्टेसिस के अंदर, ऑप्शन 3 है इंफ्लामेटरी फेज, या ऑप्शन 4 है रिकंस्ट्रक्शन फेज। देखिएगा बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है कि जो वुंड डेहिसेंस है और कौन सी वुंड हीलिंग की फेज के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं 2 वर्ड बताता हूं, एक होता है एविसिरेशन। क्या होता है सारे, एविसिरेशन होता है। एविसिरेशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो भी इंटरनल पार्ट होगा वो सूचर्स के द्वारा बाहर आ जाएगा, जहां पर अपने सूचरिंग परफॉर्म की है उसके द्वारा बाहर आ जाएगा, उसे बोलते हैं एविसिरेशन। और सर ये मोस्टली 7 से 8 दिन के बाद देखने को मिलता है सर्जरी के बाद। सेकंड बेटा एक होता है डेहिसेंस। सर डेहिसेंस का मींस क्या होता है, डेहिसेंस का मींस होगा बेटा दोनों किनारों से सेपरेट हो जाना सूचर्स का। किसका बेटा, जो अपने सूचरिंग की है, सूचर सप्लाई के हैं, और दोनों किनारों से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसे बोलते हैं डेहिसेंस। और ये वुंड हीलिंग की कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगा, मैच्योरेशन फेज, होमियोस्टेसिस फेज, इंफ्लामेटरी फेज या रिकंस्ट्रक्टिव फेज। तो हमेशा याद रखिएगा रिकंस्ट्रक्टिव फेज के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, नेक्स्ट करके रुक करते हैं।
प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ ए कर्च मे कोज इंजरी टू द। देखिएगा बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कर्च वॉकिंग का क्वेश्चन है। अगर अपन ने प्रेशर डाला अपर एंड ऑफ ए कर्च, जो अपर एंड होगा कर्च का, उसका प्रेशर डाला कहां पर, एक्जिला के अंदर है, तो उसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, एक्जिलरी नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, मीडियल नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, या अल्नर नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर दीजिएगा। मैं फटाफट एक बार बेटा कर्च वॉकिंग आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सर कर्च वॉकिंग क्या होता है? कर्च वॉकिंग बेटा जो होता है मैनर ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कर्च, बैसाखी के सहारे चलना। इसकी हाइट कितनी होगी बेटा? टोटल हाइट ऑफ क्लाइंट माइनस 16 इंच। जितनी भी क्लाइंट की हाइट होगी उससे 16 इंच माइनस करना है और उतनी हाइट होगी कर्च की। नेक्स्ट वन बेटा, कर्च को हमेशा एक्जिला से 2 से 3 फिंगर नीचे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा, दोनों लेग्स के बीच, लेग्स और कर्च के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए और एक बार में जब स्टेप रखेगा तो 6 से 10 इंच का रखना चाहिए और हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, प्रायोरिटी देंगे बेटा क्लाइंट की सेफ्टी को और हमेशा क्लाइंट के साइड में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जब भी चले तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड लुक करना है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट गेट होते हैं। एक होता है फोर गेट। क्या होता है बेटा? फोर गेट। सर फोर गेट के अंदर क्या होगा? जैसे कि बेटा सबसे पहले अफेक्टेड लेग को, अफेक्टेड लेग वाली कर्च को आगे लेके जाना है, फिर बेटा अनअफेक्टेड लेग को आगे लेके जाना है, फिर अनअफेक्टेड लेग वाली कर्च को आगे लेके जाना है और अफेक्टेड लेग को आगे लेके जाना है। इस कंडीशन को बेटा उस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर बेटा जो पेशेंट होगा पूरा का पूरा वेट बियर कर लेता है दोनों पैरों के ऊपर, केवल और केवल एक पैर का प्रोस्थेसिस हुआ है, एक पैर के अंदर एम्पुटेशन हुआ है, एक पैर के अंदर डुप्लीकेट लेग का यूज किया गया है। एक होता बेटा 2 पॉइंट गेट है। सर 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या होगा? 2 पॉइंट गेट के अंदर बेटा अफेक्टेड साइड की कर्च और अफेक्टेड साइड एक साथ जाएगा, फिर अनअफेक्टेड साइड की कर्च और अनअफेक्टेड लेग एक साथ जाएगा और यह देखने को मिलता है जब पेशेंट बेटा पार्शियली वेट बियर करे। क्या सर करे? पार्शियली वेट बियर करे, पूरी तरीके से वेट बियर ना कर पाए, उसी कंडीशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। दोनों लेग का प्रोस्थेसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन एक होता है 3 पॉइंट गेट है। 3 पॉइंट गेट के अंदर क्या होगा बेटा? 3 पॉइंट गेट के अंदर है दोनों की दोनों कर्च पहले जाएंगी और साथ में अफेक्टेड लेग जाएगा और फिर अनअफेक्टेड लेग जाएगा। इसे बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। एक होता है बेटा स्विंग थ्रो। स्विंग थ्रो होता है। स्विंग थ्रो के अंदर क्या होगा बेटा? दोनों की दोनों कर्च जाएंगी और कर्च से आगे जाना चाहिए, कर्च से आगे जंप करेंगे, कर्च लाइन से आगे जंप करेंगे, इसे बोलते हैं स्विंग थ्रो। एक होता है स्विंग टू, दोनों कर्च आगे गई लेकिन बेटा जो जंप करेंगे वो कर्च लाइन से पीछे होगा, उसे बोलते हैं स्विंग टू। अगर बेटा स्टेयर्स पे सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़ेगा तो बेटा अनअफेक्टेड लेग पहले जाएगा, फिर दोनों कर्च जाएंगी और अफेक्टेड लेग जाएगा। अगर बेटा स्टेयर्स डाउन, अगर सीढ़ियां नीचे उतर रहा है तो पहले दोनों कर्च आएंगी, अफेक्टेड लेग आएगा, उसके बाद अनअफेक्टेड लेग आएगा। और सर अगर सिट डाउन करना है, बैठ रहा है क्लाइंट, दोनों कर्च को होल्ड करेगा, अनअफेक्टेड साइड को, कौन सी साइड बेटा? अनअफेक्टेड साइड होल्ड करेगा दोनों कर्च को और होल्ड करेगा अफेक्टेड साइड से हैंडल को चेयर के और सिट डाउन हो जाएगा और ऐसे ही खड़े होना है। ये मैंने पूरा का पूरा बेटा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कर्च वॉकिंग, अगर बेटा कर्च वॉकिंग का कर्च का पुनः प्रेशर अप्लाई करेंगे, सर कहां पर अप्लाई करेंगे? एक्जिला पे करेंगे तो एक्जिलर नर्व इंजरी हो सकती है और अगर एक्जिलरी नर्व इंजरी होगी तो रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है और सर इसी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी और सर इसी को बोलते हैं हनीमून पॉलिसी। तो हम याद रखेंगे जिंदगी के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा, हमेशा अपने को जो वेट होगा वेट बियर करना चाहिए हैंडल ऑफ कर्च, कर्च के हैंडल पर वेट बियर करना चाहिए और 15 to 20 डिग्री एंगल पर एल्बो को फ्लेक्स करना चाहिए। पूरा का पूरा होता है कर्च वॉकिंग। तो अपना पहला ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, एक्जिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक इमोजी भेजिएगा, हंसने वाली इमोजी भेजिएगा। मजा आ रहा है क्या क्लास के अंदर? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे यूपी वाले, अलीगढ़ वाले बच्चे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जम्मू वाले, रोहतक वाले, सभी आ जाए बेटा, सभी आ जाए एक ही क्लास के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक्स इट्स ऑन एंटीबॉडी। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक्स इट्स ऑन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिजीज एंड रिकवरिंग फॉर वैक्सीनेशन इट इज नॉन एज। देखिएगा बेटा कितनी अच्छी बात बोली है, कितनी अच्छी बात बोली है कि एक बॉडी है, एक शरीर है, वो खुद से एबल हो जाए, स्वयं एबिलिटी हो उसकी कि एंटीबॉडी बनाए और डिजीज से ठीक हो जाए, डिजीज ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए और फॉर बाय
वैक्सीनेशन, और किसके द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा भी ठीक हो जाए, इट इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, इसको क्या बोल के चलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पैसिव एक्वायर्ड बोलेंगे, क्या पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलो बेटा, इम्यूनिटी क्या होता है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट, रिस्पॉन्स पावर ऑफ द बॉडी, सॉरी रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इम्यूनिटी बोला जाएगा। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कुछ बच्चों का कमेंट भी आएगा सर एक हार्ड इम्यूनिटी भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन अपन दो पढ़ते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट बेटा इंडिविजुअल की अलग होगी, अलग स्पीसीज की अलग होगी, रेसिस के अंदर अलग देखने को मिलेगी। एक्वायर्ड होती है, इन्नेट होती है बाय बर्थ प्रेजेंट होगी, एक्वायर्ड बेटा आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ पीरियड, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ेगी ऐसी ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव के अंदर दो आएंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर क्या होगा, अगर कोई बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन हो जाती है और डिजीज कंडीशन होने के बाद बॉडी खुद से उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है और उसको रिकवर कर लेती है, उसे बोलते हैं सर नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर बेटा वैक्सीनेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं, अपन ने एंटीजन दिया है बॉडी के अंदर और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उसे बोलते हैं सर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं बात करके चलो बेटा पैसिव के अंदर क्या होगा, पैसिव के अंदर भी दो आएंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सर पैसिव के अंदर, नेचुरल के अंदर आएगा बेटा, देखिएगा डायरेक्ट अपन एंटीबॉडी दे रहे हैं, जैसे कि मैटरनल से एंटीबॉडी जाती है आईजीजी 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्रॉस कर जाती है, वो होगा। और वुमेन मिल्क के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर आईजीए पाया जाता है। ये दोनों एग्जांपल रहेंगे बेटा किसके, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। और बेटा अगर मैं बात करें चलो आर्टिफिशियल के, आर्टिफिशियल का ह्यूमन सीरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ये सभी एग्जांपल रहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। और क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजीज हो रही है, क्या हो रखी है, बीमारी हो गई, बीमारी से अपने आप बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, रिकवर कर लेगी और वैक्सीनेशन से भी कर सकती है, तो उसे कौन सी एक्वायर्ड होगी, कौन सी होगी बेटा, इसके अंदर अपना राइट आंसर जाना चाहिए सर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। और एक्वायर्ड के अंदर भी कौन सी आएगी, एक्टिव आएगी। कौन सी आएगी बेटा, एक्टिव आएगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर जाएगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। द 12-year-old boy has fractured his arm after the injury कास्ट इज अप्लाइड। देखिएगा एक 12 साल का बच्चा है, उसको फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद उसको बेटा फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुई है और कास्ट को अप्लाई किया है। द नर्स हैज टू परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एक्सेप्ट। एक नर्स है, नर्स होने के नाते आप सारी की सारी असेसमेंट उसके अंदर परफॉर्म करोगे किसी एक चीज को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है कैपिलरी रिफ्लिंग टाइम चेक करोगे, ऑप्शन सेकंड है रेडियल अल्नर पल्स देखोगे, ऑप्शन फोर्थ है फिंगर मूवमेंट देखोगे, ऑप्शन फोर्थ है बेटा स्किन इंटीग्रिटी चेक करोगे, स्किन इंटेक या रप्चर हो गई है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। 12 साल का बच्चा है, फ्रैक्चर हो गया है, आर्म के अंदर इंजरी के हुए है, कास्ट को अप्लाई किया है, तो कौन से प्रकार की परफॉर्म करेंगे उसके अंदर असेसमेंट किसी एक चीज को छोड़कर, कैपिलरी रिफ्लिंग टाइम, रेडियल अल्नर पल्स, फिंगर मूवमेंट, स्किन इंटीग्रिटी। देखिएगा बेटा प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के बाद कैपिलरी रिफ्लिंग टाइम भी असेस कर सकते हैं, रेडियल अल्नर पल्स भी चेक करेंगे, फिंगर्स की मूवमेंट भी करवा के देखेंगे ताकि कोई टाइट वगैरह तो नहीं हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बचाने के लिए। बेटा एक ही नहीं करती, स्किन इंटीग्रिटी को चेक करने का, एसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा साइलेंट सिम्टम होगा जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जुड़ा हुआ रहता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एडिमा, हिपैटिक फेलियर या परप्यूरा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कौन सा सिम्टम है मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा? देखिएगा वैसे तो 4 प्रकार का हार्ट फेलियर होता है, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और अगर मैं बात करके चलो बेटा होगा तो सबसे मोस्ट कॉमन अपन 2 प्रकार के ही पढ़ के चलते हैं, एक तो बेटा राइट और एक लेफ्ट। राइट के अंदर क्या होगा और लेफ्ट के अंदर क्या होगा? अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो बेटा सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम आएंगे, सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम आएंगे, लीवर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलो जो अपना कार्डियक है, प्लूरल इफ्यूजन होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा जुगुलार वेन डिस्टेंसिस वगैरह देखने को मिल सकता है। पूरी की
पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो सकता है। ये होते हैं राइट के। लेफ्ट से बेटा, लेफ्ट अगर साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखेगा पल्मोनरी से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही लंग्स से रिलेटेड दिया गया है, उसको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द राइट आंसर जाएगा बेटा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करें, चलूं, कैथेटर क्लीनिंग शुड बी डन फ्रॉम, जो कैथेटर होगा, कैथेटर को क्लीन करना है, शुड बी डन फ्रॉम, कहां से कहां क्लीन करेंगे बेटा कैथेटर को? सर लेस क्लीन टू मोर क्लीन, सर लेस क्लीन टू मोर क्लीन करेंगे, मोर क्लीन टू लेस क्लीन करेंगे, यूजिंग सर्कुलर स्ट्रोक्स, सर्कुलर स्ट्रोक्स में करेंगे, एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो बताइएगा बेटा कौन सा करके चलेंगे बेटा, कौन सा करके चलेंगे? मैं साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, अगर मैं बात करके चलूं बेटा, मेल के अंदर कैथेटराइजेशन करना है, कैथेटराइजेशन करने के लिए जब अपन पेनिस है, पेनिस को क्लीन करेंगे तो उसको कौन सी डायरेक्शन में क्लीन करना है, पेनिस को कौन सी डायरेक्शन में क्लीन करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा बेटा, अगर कैथेटर को क्लीन करना है तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड करना है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया लेस कंटामिनेटेड का मीन होगा मोर क्लीन, ज्यादा क्लीन से लेस क्लीन की तरफ जाना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा बेटा अपना राइट आंसर रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का अगर मैं बात करके चलूं, देखिएगा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पेशेंट हैविंग सिकल सेल क्राइसिस इज एडमिटेड टू इमरजेंसी वार्ड विद कंप्लेंट ऑफ पेन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंस्टीट्यूट। देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा, एक पेशेंट है, पेशेंट के अंदर सिकल सेल क्राइसिस हो गया है और एडमिटेड है, इमरजेंसी वार्ड के अंदर है, कंप्लेंट कर रहा है पेन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स, इमीडिएट आएगा बेटा, इमीडिएट आएगा, इंस्टीट्यूट नहीं, यहां पर इमीडिएट आएगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते टाइम, क्या आएगा इमीडिएट आएगा। कौन सिकल सेल क्राइसिस के अंदर एडमिटेड है इमरजेंसी के अंदर, तो कौन सी कंप्लेंट कर रहा है पेन की, तो नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या होगा, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज पर ऑर्डर, फटाफट ऑर्डर देने के बाद एनाल्जेसिक्स दे देनी है। असिस्ट द पेशेंट टू वॉक, जब पेशेंट वॉक करेगा उस टाइम असिस्ट करना है। एलिवेटेड फुट एंड ऑफ बेड, फुट एंड को उठा देना है। प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। एक बार बेटा फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं सिकल सेल को। सर सिकल सेल एक एनीमिया होता है जिसके अंदर बेटा 6th नंबर जो चेन होती है, बीटा चेन होती है, उसके ऊपर ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलता है बेटा वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। और जो अपनी एस सेल होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, हाइपर एक्टिव होती हैं ऑक्सीजन के प्रति। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सिकल सेल की बन जाएंगी। किस सेल की बन जाएंगी बेटा, सिकल सेल की। सर क्यों होंगी, क्योंकि एग्रीगेशन देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन का आपस में और सिकल सेल बन जाएंगी। ये कंडीशन बेटा रिसॉल्व भी हो सकती है अगर उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे दी जाए। अगर लेकिन ये कंडीशन बार बार देखने को मिल रही है तो मेम्ब्रेन्स क्या हो जाएंगी, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वीक हो जाएंगी, और वीक हो जाएंगी तो सारे एनीमिया देखने को मिल सकता है और सारे जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, आप सभी को पता होगा लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, अपना फेशियल बोन हो गया और अपना फ्रंटल बोन हो गया। यहां से क्या बनता है सर, आरबीसी का प्रोडक्शन बनता है। तो ये बेटा आरबीसी का प्रोडक्शन बनेगा, एनीमिया हुआ है तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और एनलार्जमेंट अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो गया तो बेटा स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा तो उसके कारण अपने को ऑटोस्प्लीनेक्टोमी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा जब आरबीसी का बार बार डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके कारण ये देखने को मिलेगा। और अगर स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो 3 वैक्सीनेशन का हमेशा याद रखेगा। एक तो कौन सी सर, निमोकोकल निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई, एक हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, और बेटा नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं, हैंड्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, हैंड्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है। और इसकी मैनेजमेंट क्या रहती है, इसका मैनेजमेंट सबसे पहला मैनेजमेंट रहता है ऑक्सीजन थेरेपी को यूज करना। किसको यूज करना, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवा के चलना है। देखिएगा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस 3 वैक्सीन देनी बेटा, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और बेटा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ये 3 वैक्सीनेशन करके चलेंगे। किसके अंदर, अगर स्प्लीन इन तीनों को बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट बेटा एक होता है सिकल सेल क्राइसिस की मैं बात करके चलूं तो हवस के नाम से याद रखिएगा। किस नाम से, हवस के नाम से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हीमोलाइटिक क्राइसिस देखने को मिलता है, एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है, वेजोकल्सिन क्राइसिस देखने को मिल सकता है, और बेटा लास्ट वन होता है सिकल सेक्विस्टेशन देखने को मिलता है। ये 4 चीजें हवस के नाम से याद रखिएगा। और सबसे पहला मैनेजमेंट होगा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ही, क्योंकि बेटा जो अपनी सिकल सेल होती हैं वो किसके, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगी, कंडीशन रिसॉल्व हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच एक्टिव एक्सरसाइज आर इंक्रीज इफ ट्रैक्शन इज अप्लाइड। कौन सी एक्टिव एक्सरसाइज होगी जिसको इंक्रीज किया जाता है जब ट्रैक्शन अप्लाइड किया गया हो। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पेशेंट, इंप्रूव करने कंडीशन पेशेंट की। टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप से बचाने के लिए। टू इंप्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। टू अवॉइड बेड सोर पे बचाने के लिए। बेटा क्यों एक्टिव एक्सरसाइज होगा, उसको इंक्रीज किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लाइंट को कि एक्टिव एक्सरसाइज करते रहो। किस चीज से बचाने के लिए, तो हमेशा याद रखेगा टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स। किससे बेटा, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एन इन्फेंट ऑन द वार्ड इज रिसीविंग डाइजॉक्सिन एंड डायरेटिक्स। एक क्लाइंट है, एक बच्चा है, इन्फेंट है, वार्ड के अंदर एडमिट है और रिसीव कर रहा है डाइजॉक्सिन को और डायरेटिक्स को। द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इंडिकेट नो टॉक्सिसिटी। तो बेटा एक बच्चा है, इन्फेंट है, डाइजॉक्सिन और डायरेटिक्स को ले रहा है, तो एक नर्स बेटा कौन सी चीज जानती है उसके बारे में कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिल रही इसके कारण। ऑप्शन फर्स्ट है, सभी को पता होगा डाइजॉक्सिन हमेशा हार्ट रेट को कम करने का कार्य करती है। अगर हार्ट रेट कम होंगी तो अपन अवॉइड करते हैं डाइजॉक्सिन को। ऑप्शन फर्स्ट है, हार्ट रेट लेस देन 100 नो डिसरिथमिया। बेटा हार्ट रेट 100 से कम है लेकिन डिसरिथमिया नहीं है, किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी देखने को नहीं मिल रही हार्ट बीट के अंदर। हार्ट रेट ऑफ 80 to 100, हार्ट रेट 80 से 100 है। ऑप्शन 3 है, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 नो डिसरिथमिया। हार्ट रेट बेटा 100 से ज्यादा है और कोई डिसरिथमिया नहीं है। ऑप्शन 4 है, वोमिटिंग। तो हमेशा याद रखिएगा डाइजॉक्सिन कम करने का कार्य करती है। इन्फेंट के अंदर 100 से ज्यादा क्या होती है, पल्स रेट होती है। अगर मैं बात करूं 100 से 120 नॉर्मल रहती है, 1 साल के ऊपर है हार्ट रेट बेटा। अगर मैं बात करके चलूं सर 100 से तो ऊपर रहनी चाहिए और डिसरिथमिया नहीं देखना चाहिए, तब ये अपन बोल सकते हैं कि डाइजॉक्सिन और डायरेटिक्स देने से किसी भी प्रकार का टॉक्सिसिटी वगैरह देखने को नहीं मिल रही इस बंदे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, देखिएगा कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा, अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। जिंदगी के अंदर क्या पता कितने मोड़ आएंगे, कभी खुशी होगी, कभी गम होगी, अभी तो पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है, यहां से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। आपने बेटा एक उड़ान भर दी है, आपने एक मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, आपने एक सपना संजोया है। अभी तो यह एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, पूरी की पूरी लाइफ बाकी है। अभी तो कुछ ही आप लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन सा फंक्शन होगा जो कि प्रभावित किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, देखिएगा बेटा क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन सा फंक्शन होगा जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। सर नी जर्क रिस्पॉन्स को, पिपुलरी रिफ्लेक्स को, पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन को, या ब्लिंकिंग ऑफ आई को। राइट आंसर दीजिए बेटा, एएनएस के द्वारा किसको प्रभावित किया जा सकता है। एएनएस के द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, किसके द्वारा कौन सी फंक्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन को क्या किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। मूवमेंट्स को, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा, फीचर ऑफ ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सा फीचर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा साइन दिखेगा किसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल कम है। ऑप्शन सेकंड है हाई प्लाज्मा कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। पीएच अबव 7.45, पीएच बेटा 7.45 से ज्यादा है। या ऑप्शन फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आपको दर्शाएगा कि इस बंदे के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। तो हमेशा याद रहे, फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर प्लाज्मा का लेवल, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तब अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे क्या। प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। या पीएच 7.45 से ज्यादा होगा तब बोलेंगे। या ए और बी दोनों ऑप्शन है राइट जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो यह इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन इज टर्म्ड एज। देखिएगा बेटा, मूवमेंट करना है, बॉडी के पार्ट को बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेके आना है, उस टर्म को क्या बोलेंगे? अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। क्या बोल के चलेंगे बेटा? राइट आंसर दीजिएगा। उस टर्म को क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन की तरफ है, बीच की तरफ है, अपने को किसी बॉडी पार्ट को लेके आना है, उसको अबडक्शन बोलेंगे, अडक्शन बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे या प्रोनेशन बोलेंगे। तो हमेशा आंसर याद जाएगा बेटा, अडक्शन बोलेंगे। ऐड करना है सर, अपने को बॉडी के पार्ट की तरफ लेके आना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन विल बी प्रेजेंट इन ए क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी। देखिएगा कौन से प्रकार की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है एक क्लाइंट के अंदर है गैस्ट्रेक्टोमी के कारण। देखिएगा बेटा, गैस्ट्रेक्टोमी क्या होगा? स्टमक को अपन ने रिमूव कर दिया और स्टमक को रिमूव करने के कारण कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है एनीमिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन सेकंड है डेफिशिएंसी फेट सोल्यूबल विटामिन देखने को मिलेंगे, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। कौन सा देखने को मिलेगा? राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा? अरे बेटा क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। अरे सर अगर गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे तो अपने को पता है स्टमक के अंदर पैराइटल सेल होती है और पैराइटल सेल HCl का प्रोडक्शन करती है और साथ के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर का भी प्रोडक्शन करती है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम के अंदर। अगर बेटा पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं आएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा और उसके कारण पर्निशियस एनीमिया, कौन सा एनीमिया बेटा? पर्निशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट विद लैरिंगोटोमी। देखिएगा बेटा, एक क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर हो रखी है लैरिंजेक्टोमी, उसके लैरिंग्स को रिमूव किया गया है, तो कौन सी प्राइमरी प्रायोरिटी बनेगी? कौन सी इंटरवेंशन उसके अंदर करके चलनी है? ऑप्शन फर्स्ट है एस्टेब्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर बेटा कम्युनिकेशन को बना के रखना है। ऑप्शन सेकंड है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन को मॉनिटर करना है। मोटर फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस, क्या करना है? मॉनिटर करना है कि उसके अंदर होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है। ऑप्शन फोर्थ है कीप ट्रैकिया फ्री फ्रॉम सिक्रीशन, ट्रैकिया को फ्री रखना है सिक्रीशन से। तो कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा बेटा? कौन सा आंसर अपना राइट रहेगा? लैरिंजेक्टोमी हो रखी है तो प्रायोरिटी के अनुसार कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है उस पेशेंट के अंदर करनी है? सर उसके अंदर अपने को कम्युनिकेशन करना, आपस में बातचीत करनी है, उसको इन्फेक्शन के साइन को चेक करना है, उसके होर्सनेस ऑफ वॉइस को चेक करना है या ट्रैकिया को फ्री रखना है सिक्रीशन से। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, सर ट्रैकिया को अपन फ्री रखेंगे सिक्रीशन से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं मान सकता हूं लैरिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? वॉइस देखने को मिल सकती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। लेकिन यहां पर लैरिंजेक्टोमी की है तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे पहले जाएगा? प्रायोरिटी के अनुसार बेटा ट्रैकिया के अंदर अगर सिक्रीशन होंगे, ट्रैकिया को अपन एयर बॉक्स बोलते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं, और इसके कारण क्या देखने को मिल सकती है? अपने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट बेटा सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि स्टिमुलेट करेगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, किसको बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पांस को, उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्स या हिस्टामिन। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पांस और कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि स्टिमुलेट करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पांस शो करता है? उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा, कॉम्प्लीमेंट्स होगा या हिस्टामिन होगा? सर उस सब्सटेंस का नाम होता है एंटीजन। क्या होता है बेटा? एंटीजन। अरे जब एंटीजन जाएगा तभी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी और एंटीबॉडी बनेगा तो उसके खिलाफ क्या देगा? रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करेगा, उसको रिस्पांस देने का काम करेगा, उसको बोलते हैं एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, which of among the following parameter is helpful for assessing the effectiveness of hemodialysis? देखिएगा बेटा दो प्रकार का डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। यहां पर बात की गई है हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस को बेटा कौन सा इफेक्टिवनेस है क्यों दर्शाएगा, एसेस करेंगे, हेल्प करेगा, कौन सा पैरामीटर होगा कि इफेक्टिव है, अच्छा रिजल्ट आया है हीमोडायलिसिस का? ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू सच एज पोटासियम, अपने को बेटा पोटासियम का लेवल चेक करके चलना है, वो दर्शा देगा
अगर नॉर्मल होगा तो बेटा नॉर्मल हो गया, इम्यूनोडायलिसिस अच्छा हुआ है। ऑप्शन सेकंड है लो सीरम क्रिएटिनिन लेवल, अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है तो अपन बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस का इफेक्ट आया है। ऑप्शन फोर्थ थर्ड है बेटा ब्लड प्रेशर को चेक करना है। ऑप्शन फोर्थ है यूरिन आउटपुट। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सभी को पता होगा हीमोडायलिसिस अपन परफॉर्म करके चलते बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जब किडनी फेलियर हो जाती है, रीनल फेल हो जाती है, अपनी किडनी फिल्ट्रेट करने में अनेबल होती है, उस टाइम पर मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अपन हीमोडायलिसिस करते हैं। और उसके अंदर बेटा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मैं बोल सकता हूं सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी चेक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो कम हो गया है तो इंडिकेट करेगा हीमोडायलिसिस का अपने को बेनिफिट मिला है, उसका इफेक्ट आया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू एसेस फॉर हेमरेज इन ए क्लाइंट हु अंडरवेंट थायराइडेक्टोमी। देखिएगा बेटा एक क्लाइंट है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किसी भी क्लाइंट के अंदर हेमरेज को चेक करने के लिए, अगर उसके अंदर थायराइडेक्टोमी परफॉर्म की है। क्या परफॉर्म की है? थायराइडेक्टोमी परफॉर्म की है। चेक द ब्लड प्रेशर हाउरली, प्रत्येक घंटे से ब्लड प्रेशर को चेक करना है। ऑप्शन सेकंड है एसेस द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, बार बार उसको चेक करना बेटा कि उसके अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं आ गई। ऑप्शन थर्ड है रोल द क्लाइंट टू साइड टू चेक फॉर ब्लीडिंग, बंदे को बेटा अपन रोल कर देंगे, साइड लिटिल पोजीशन दे देंगे और चेक करेंगे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ऑप्शन फोर्थ है प्लेस ए हैंड अंडर द क्लाइंट नेक, बंदे की जो गर्दन है गर्दन के नीचे क्या रखेंगे? हैंड को अप्लाई करेंगे। एंड शोल्डर और नेक के नीचे बेटा एक हैंड को अप्लाई करेंगे टू फील बेड लिनन, और बेड लिनन को चेक करेंगे बेड लिनन गीली है, ड्राई है, मॉइस्ट है, कैसी है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा एक थायराइडेक्टोमी का केस है, उसके अंदर क्या है? हेमरेज हो रखा है, तो कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा उसको एसेस करने के लिए? कौन सा रहेगा बेटा? तो हमेशा याद रखिएगा सर अपन क्या करेंगे, जो बंदा है उसकी गर्दन के नीचे, उसके कंधे के नीचे अपन क्या करेंगे? हैंड को रखेंगे और लिनन को चेक करेंगे, और लिनन अगर गीली मिलती है तो इंडिकेट करेगा कि हेमरेज उसके अंदर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हेमरेज उसके अंदर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा The most effective correction of acidosis in diabetic ketoacidosis is by, अगर बेटा किसी क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा इफेक्टिव करेक्शन रहेगा? कौन सा मोस्ट इफेक्टिव करेक्शन रहेगा? आईवी बाइकार्बोनेट, सर अपन आईवी बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है आईवी सैलाइन दे सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है आईवी इंसुलिन दे सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ है ओरल बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, ओरल बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। तो कौन सा इफेक्टिव करेक्शन रहेगा एसिडोसिस के अंदर? और एसिडोसिस भी कौन सा है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण देखने को मिल सकती है। और इंसुलिन की कमी होगी तो सारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ठीक करने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? आईवी इंसुलिन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का टेम्परेरी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन इनक्यूरेबल डिजीज। देखिएगा बेटा कोई डिजीज कंडीशन है वो बेटा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और उसके अंदर टेम्परेरी एंड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं मेडिकल साइन और सिम्टम्स से, उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? रिमिशन बोलेंगे, रिलैप्स बोलेंगे, क्योर बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा। टेम्परेरी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ एन इनक्यूरेबल डिजीज, उसको क्या बोलेंगे? रिमिशन बोलेंगे, रिलैप्स बोलेंगे, क्योर बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे। तब उसको रिमिशन बोल के चलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसे रिमिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपको कैसी लगी क्लास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या वैसे ही बेकार थे बेटा? टाइम पास हुआ है आपका? अगर कुछ आप लोगों को मोटिवेट मिला हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसी क्लास लगी आप लोगों को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन फर्स्ट टू पेशेंट हु इज फाउंड विद हाइपोथर्मिया। अगर देखिएगा बेटा कौन सा एक्शन सबसे पहले अपने को परफॉर्म करना है अगर कोई क्लाइंट आपको किस में मिले? हाइपरथर्मिया में मिले। हाइपोथर्मिया का कोई क्लाइंट है बेटा और उसके अंदर सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले अनड्रेस द पेशेंट, पेशेंट को अनड्रेस करना है। ऑप्शन सेकंड यूज टेपिड वाटर एज ए मिस्ट स्प्रे, अपने को टेपिड वाटर का यूज करना है और मिस्ट स्प्रे का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है रिमूव पेशेंट
फ्रॉम द हॉट इन्वायरमेंट, रिमूव करना है पेशेंट को हॉट इन्वायरमेंट से। और ऑप्शन फोर्थ है प्लेस पेशेंट इन कंटिन्यूअल ब्रीज फॉर इलेक्ट्रिक फैन, और लगातार पेशेंट को बनाए इलेक्ट्रिक फैन के आगे रखना है हाइपोथर्मिया कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, फर्स्ट एक्शन एक पेशेंट को बचाने के लिए क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा उस क्लाइंट को बेटा रिमूव करना है उस हॉट इन्वायरमेंट से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और दिन दूर नहीं है कि आपको भी आपकी मंजिल प्राप्त होगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।